Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nair. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. So today we will look at functions in C. User-defined functions we will be focusing on. But before that, we need to understand the definition of what actually a function is. I'll try to describe and define this term functions. We'll also look at types of functions and few important things which relate to functions topic. So as I mentioned, the definition, the type of values which our function can return, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. We'll also look at the flow of execution, what is prototype declaration functions, what are different types of parameter passing techniques. So these will be the few things that we will try to cover up. चलिए. So quickly looking at the definition of function, the definition goes like, it is a self-contained block of code written to accomplish a coherent task of some type. इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूं. आपने सी लैंग्वेज में आज से पहले बहुत सारे फंक्शंस यूज किए हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर. उनके नाम अगर आप रिकॉल करें तो clear screen was one such function, getch was another function, printf and scanf were the functions which we have been using since day one. और फंक्शन की पहचान मैंने आपको हमेशा बताई है. फंक्शंस जनरली क्या, फंक्शन विल ऑलवेज हैव राउंड ब्रैकेट्स अलोंग विद. जब भी आप फंक्शन की बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग में, तो फंक्शन की पहचान क्या है, उसके बगल में राउंड ब्रैकेट जरूर होंगे. ठीक है. जैसे क्लियर स्क्रीन आप यहाँ देखें तो उसके बगल में राउंड ब्रैकेट है, गेट ch के बगल में राउंड ब्रैकेट्स लिखे हैं. तो राउंड ब्रैकेट्स किस लिए होते हैं ये अभी आपको बता दूंगा, मगर राउंड ब्रैकेट जरूर होंगे, ये बात कह रहा हूँ. फिर क्लियर स्क्रीन, CLR SCR is clear screen. It is a ready-made function. getch is also a ready-made function. ABS for absolute value. It is a mathematical function and of course a ready-made function. तो ये सारी चीजें आप आज तक इनमें से कुछ चीजें आप यूज करते आए हैं. सवाल ये कि था क्या. तो कुछ प्रोग्राम कोड ही है ना. क्लियर स्क्रीन भी के अंदर भी तो कुछ लाइन ऑफ कोड, कुछ प्रोग्रामिंग की गई होगी, है ना. वो इसके लिए जो प्रोग्रामिंग कोड लिखा गया होगा उसको एक ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हैं. मगर सेल्फ कंटेंट का क्या मतलब है कि क्लियर स्क्रीन को जो काम करना है वो ये काम करने वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसके अंदर लिखे हुए हैं, और क्लियर स्क्रीन अपने काम को पूरा करने के लिए किसी और फंक्शन की सहायता नहीं ले रहा होता है. तो वो सेल्फ कंटेंट है. मतलब उसको जो काम करने के लिए बनाया गया है वो काम वो स्वयं करना जानता है, उसको किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं होती है. क्लियर स्क्रीन फंक्शन और getch फंक्शन और printf और scanf, whatever the function is, every function knows how to get things done. वो किसी दूसरे की मदद नहीं ले रहा होता, इसीलिए उसको सेल्फ कंटेंट ब्लॉक बोला जाता है. रिटन टू अकम्प्लिश अ कोहेरेंट टास्क. कोहेरेंट टास्क का मतलब होता है किसी एक तरह का कार्य, कोई एक तरह का काम, वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क. तो क्लियर स्क्रीन के कितने काम होते हैं भाई. क्लियर स्क्रीन क्या क्या चीजें करता है? ओनली वन थिंग, दैट इज क्लियरिंग ऑफ स्क्रीन. getch, again only one thing, that is getting a character from the keyboard. It accepts a character value from the keyboard. Similarly, printf has been assigned only one task, that is printing of some message on the screen. scanf again has only one task, that is reading job. तो हर फंक्शन को कोई का कार्य करने के लिए बनाया जाता है और बनाया जाना चाहिए. ठीक है. तो परिभाषा जो यहाँ है, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन जो भी आप कहें, जो यहाँ लिखा हुआ है, इसके हर एक शब्द की इंपॉर्टेंस है. फंक्शन सेल्फ कंटेंट ब्लॉक होना चाहिए और उसको किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए लिखा जाना चाहिए. अब सवाल ये है कि आपके दिमाग में एक से ज्यादा तरह के काम हो. मान लो आप 3 तरह के काम करना चाहते हैं, तो दिमाग में क्या आएगा कि सर क्या मैं 3 तरह के काम के लिए एक ही फंक्शन नहीं बना सकता? देखो, बना तो सकते हो, मगर आइडियोलॉजी क्या कहती है, आइडियली क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या कहता है कि 3 काम के 3 सेपरेट फंक्शन बनाओ.
रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, अब सवाल याद आ कि सर क्यों है ऐसी रिक्वेस्ट, हम 4 काम एक ही फंक्शन से क्यों नहीं करा सकते? तो देखो डेफिनेशन के तो विरुद्ध है। अब डेफिनेशन के विरुद्ध क्यों है वो अभी कुछ सेकंड्स में ही आपको क्लियर कर दूंगा। पहली चीज तो ये कि डेफिनेशन समझनी थी कि फंक्शन एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है और इसको किसी एक तरह के काम के लिए करने के लिए लिखा जाता है, और ऐसा क्लियर स्क्रीन, गेटसीएच, प्रिंटफ, स्कैनफ, एवीएस, इन सबसे हम देख भी चुके हैं कि वो ऐसे ही हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि एक ही काम क्यों करवाते हैं। चलो पहले तो देखते हैं कि फंक्शंस के टाइप कितने होते हैं। तो बेटा फंक्शंस के ब्रॉडली बोले तो 2 हम रेडीमेड या इनबिल्ट फंक्शंस कह सकते हैं, एंड द अदर साइड वी कैन हैव फंक्शंस व्हिच वी क्रिएट, वी द यूजर्स क्रिएट, जो हम अपने कार्य के लिए बनवाएंगे, जो हम अपने कामों के लिए बनवाएंगे, उन फंक्शंस को, क्योंकि हम यूजर हैं और उनकी परिभाषा हम ही लिख रहे होंगे, उन फंक्शंस को क्या काम करना है ये हम ही बता रहे होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये हमारा फोकस रहेगा चैप्टर का। हम यहाँ पे काम करने को सीखेंगे। जो कुछ रेडीमेड है वो तो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो हम यूज करते आ रहे हैं, उसमें हमने बनाने थोड़ा ना है। प्रिंटफ आप बनाते थोड़ा ना हो, प्रिंटफ तो बना बनाया मिल जाता है ना, वो तो इनबिल्ट है। स्कैनफ बना बनाया मिलता है, गेटसीएच बना बनाया मिलता है, उसमें आपने क्या करना है, आपको उसका काम पता है तो यूज कीजिए, आपको वो बनाना नहीं है, आपको उसे सिर्फ इस्तेमाल में लाना है। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, हमें इस्तेमाल में लाना भी सीखना है और अपने फंक्शंस कैसे बनते हैं ये भी सीखना है। तो हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन यूजर डिफाइंड फंक्शंस की कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग यू कैन क्लासिफाई योर फंक्शंस इन सी इन 2 कैटेगरीज। First category is of inbuilt functions which are ready-made, user-defined, that we will create. Now, your inbuilt can be classified into 2 subcategories: functions that may return a value, functions that may not return a value. उसी तरह से यूजर डिफाइंड भी 2 कैटेगरी में ही होंगे, functions that may return and functions that may not return a value. तो अब ये रिटर्न अ वैल्यू क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो पहली चीज क्या है कि फंक्शंस कुछ इस तरीके के होते हैं जो वैल्यू को रिटर्न भी करते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है। जैसे कि हम बात करें हमारा फंक्शन क्लियर स्क्रीन। अब क्लियर स्क्रीन का क्या काम है, स्क्रीन साफ कर दो बस, उसे कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना करनी है। अगर कुछ कैलकुलेशंस करता तो हम कहते कि भाई जो कैलकुलेशंस करी हैं वो कैलकुलेटेड रिजल्ट हमें लौटाओ, मगर क्लियर स्क्रीन को कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है, उसको तो स्क्रीन साफ करने की ड्यूटी दी गई है, तो मतलब इट मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। बट इफ यू टॉक अबाउट अ फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एबीएस फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन है, whatever value you will pass inside that function, the job of that function is to find, to do something and should report back, मतलब उसको कुछ हमें वापस लौटाना है। अभी बात करते हैं सर्कल का एरिया कैलकुलेट होना है। सब जानते हो एक फिगर होता है सर्कल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई यानी कि 3.14 यानी 22/7 इंटू रेडियस उसका फॉर्मूला है। मान लो एरिया का फंक्शन आपका कोई ऐसा फंक्शन हो जिससे एरिया कैलकुलेट करना हो, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस हम बता देंगे, एरिया तुम बता देना, मतलब तुम कैलकुलेट करना और मुझे रिटर्न करना वैल्यू। तो अक्सर आपको ऐसे फंक्शंस की भी जरूरत होती है जो वैल्यू रिटर्न करते हैं। कैसे बनते हैं आगे की स्लाइड में आ जाएगा, कैसे बनाते हैं वो अभी समझाएंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें कुछ रिटर्न नहीं करना होता है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं कराई तो रिटर्न क्या कराएं, है ना। तो मेजर बता दिया इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड। फिर इनबिल्ट हो या यूजर डिफाइंड हो वो सेम तरीके के सब क्लासिफिकेशन में आते हैं, वो जो रिटर्न करते हैं वैल्यूज को, और फंक्शंस जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, अगर आप इस ऊपर वाले डायग्राम को देखें तो ये देखो यहाँ पे कुछ इनपुट जाएगा, ये आपने देखा एक वो आटा चक्की होती है जैसे, है ना, ग्राइंडिंग मशीन कह लीजिए, या आपके घर में एक ग्राइंडर हो सकता है, जूसर हो सकता है, जिसमें आप यहाँ से कुछ फ्रूट इंसर्ट करें और वो उस फ्रूट को प्रोसेस करके प्रोसेस फॉर्म में आपको बाहर कुछ आउटपुट दे। मतलब इसका काम क्या है, इट हैज टू रिटर्न सम वैल्यू बैक। इसमें कुछ इनपुट जाएगा, कुछ कैलकुलेशंस होंगी और एक आउटपुट भी आएगा, कुछ वैल्यू रिटर्न भी होगी।
तो ये जो पहला पॉइंट है, रिकॉल टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसमें देखिए फंक्शन दैट रिटर्न सम वैल्यू, इट कंप्यूट्स अ सिंगल वैल्यू, रिटर्न्स अ वैल्यू टू द कॉलिंग कोड, यूजेस रिटर्न कमांड। ये सब मैं अभी आपको बता दूंगा कि ये 3 पॉइंट क्या कह रहे हैं। बहरहाल डायग्राम क्या समझा रहा है कि ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जिसमें कुछ इनपुट जाए और वो आपको कुछ आउटपुट लौटाए, और ऐसी भी चीज हो सकती है जो सिर्फ इनपुट ले मगर लौटाए नहीं। हमने इसको कुछ बोला, इसने वो काम कर दिया, बस काम हो गया, उसने कुछ लौटाया नहीं। ठीक है, समझ में आई? तो ऐसे फंक्शंस का रिटर्न टाइप क्या लिखा जाएगा? वॉइड। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो while teaching you, whenever we developed the program, we were writing void main large number of times. Void main से क्या मतलब था? Main is a function, and whenever we write void, what does this mean? We do not want to return anything. Main से हमें कुछ नहीं लौटाना है, मगर बड़ी जल्दी आप कुछ ऐसे फंक्शंस बना रहे होंगे जहां से आप कुछ लौटा भी रहे होंगे, तो हमेशा void नहीं रहेगा, आपको बहुत से फंक्शंस ऐसे भी बनाने होंगे that will return some value. ठीक है, so this chapter focuses on the functions that return some value. So very soon I'll teach you in the subsequent slides, you will get to see that how can we create a function that does calculation and returns a value. वो अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखो, यहाँ एक चीज और लिखी है, टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड डिजाइन विद फंक्शंस। तो दो तरह की डिजाइनिंग होती है, वी हैव टॉप डाउन अप्रोच एंड वी हैव बॉटम अप अप्रोच। So let us look at the difference between top down approach and bottom up approach. इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि आपको मैं एक टास्क दे सकता हूँ। मान लीजिए आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छे से आती हैं और मैं आपको कहूँ कि वी हैव अ बैंक, HDFC बैंक, and you are a program set of programmers, a team of programmers, there are 10 students, you have to develop a software for this particular bank. मैंने क्या कहा, मैं किसी एक बच्चे को भी कह सकता हूं और मैं 5 का ग्रुप बना के आपके ग्रुप को क्या टास्क दे रहा हूं कि HDFC बैंक का एक सॉफ्टवेयर बना लाइए। अगर मैंने आपको ये टास्क दे दिया और बोला भाई नंबर लगाऊंगा, परसों तक बना के दिखाओ, अगर नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको, तो आप टेंशन में आ जाओगे। आप कहोगे सर HDFC बैंक का सॉफ्टवेयर, वो तो बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होगा सर, हम कैसे बनाएं, है ना? इतनी बड़ी चीज तो हम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, हम तो अभी लर्नर हैं, बिगनर प्रोग्रामर हैं, अच्छी से चीजें भी नहीं आती हैं, आपने इतना बड़ा काम बोल दिया, हम कैसे करें? ये तो हुई एक सिनेरियो। नाउ सिनेरियो नंबर 2, इफ आई डिवाइड द एंटायर सॉफ्टवेयर इनटू स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स। स्मॉल कंपोनेंट्स क्या कहते हैं? मैंने एक बच्चे को बोला बेटा तुम क्या करना, तुम एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना देना। अगले को बोला बेटा आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाओ। तीसरे स्टूडेंट को बोल दिया कस्टमर के नेम एंटर कराने का प्रोग्राम बनाओ। तो क्या होगा, हर बच्चे को मैं छोटा छोटा काम देता हूँ। ठीक है, तो वो छोटा छोटा काम जो है ना, इट इज अ फंक्शन। सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट का फंक्शन, अकाउंट में नेम चेक का फंक्शन। तो मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, मैंने बड़े काम को 30 टुकड़ों में तोड़ा और 30 बच्चों को दे दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो 30 फंक्शंस बन के कल शायद मेरे पास आ भी जाएं। ठीक है, पूरा सॉफ्टवेयर तो आप डर जाते, आप बनाते ही नहीं, है ना, आप परेशान हो जाते। मगर मैंने अगर आपको छोटे छोटे पीस ऑफ वर्क में उस बड़े काम को तोड़ के दे दिया, इफ आई डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, सो you may be able to continue on it and you may do the work within time limits. तो मेरे को क्या मिलेगा, छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड मिल जाएंगे। जब मुझे छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड मिलते हैं तो मैं क्या करूंगा, एक मिस्त्री की तरह, घर में मिस्त्री आता है ना जब मकान बनता है, तो वो क्या करता है, उसको ब्लॉक्स मिलते हैं जिनको आप क्या कहते हो, ब्रिक, ब्रिक एंड मॉर्टार। यही काम होता है ना, सीमेंट वाला काम, जो इसमें बजरी गिट्टी मिला के काम करते हैं, फिर ईंटें जोड़ते हैं, दीवारें बनती हैं, तो ऐसा ही होता है। तो छोटे छोटे ब्लॉक्स क्या हुए, एक ब्रिक एक ब्लॉक हो गई, हजारों ब्रिक्स लगती जाएंगी तो एक रूम और फिर एक घर बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे, एक बड़ी बड़ी चीज तैयार करेंगे, फिर उतने बड़े बड़े कई ब्लॉक्स इंटीग्रेट करेंगे, एक और बड़ी चीज तैयार करेंगे, तो कमरा तैयार हो जाएगा। फिर 4 कमरों को साथ जोड़ देंगे तो घर तैयार हो जाएगा। ऐसे 400 घर साथ जोड़ देंगे तो कॉलोनी तैयार होगी, और ऐसी 400 कॉलोनी जोड़ देंगे तो शहर तैयार होगा। हमने किया क्या, छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ते गए, बड़ी बड़ी यूनिट्स बनाते गए,
उन बड़ी बड़ी यूनिट्स को जोड़ते जाएंगे और बड़ी बड़ी यूनिट्स बनाते जाएंगे। को टॉप डाउन अप्रोच में कैसे फिट करेंगे? हमने क्या किया था? टॉप डाउन में एक बड़ी चीज को, HDFC के सॉफ्टवेयर को तोड़ दिया किसमें? छोटी छोटी यूनिट्स में। और बॉटम अप अप्रोच क्या है? इसी का दूसरा पहलू, इसी सिक्के की दूसरी साइड। एक कॉइन की दो साइड्स होती है ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो जब मैंने ऊपर से नीचे की तरफ में जाने की बात करी, मतलब मैंने क्या कहा? डिवाइड अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाओ बड़ी चीज को। तो ये होती है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन। और बॉटम अप क्या कहता है? इंटीग्रेट कर दो सारी चीजों को। बॉटम अप अप्रोच क्या करेगी? इंटीग्रेट करती जाएगी चीजों को। समझ में आ रही चीज? तो टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इसको ही बोलते हैं। तो यहाँ डायग्राम में दो तरह के फंक्शंस दिखा दिए, वन विच रिटर्न अ वैल्यू, वन विच मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। अच्छा, एक जगह पे देखो वर्ड यहाँ लिखा है प्रोसीजर। इन द वर्ल्ड ऑफ सी देयर इज नो सच थिंग लाइक प्रोसीजर। सी की दुनिया में हमारे पास प्रोसीजर जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, सी में फंक्शन सी होते हैं, मगर देर आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस इन विच यू कैन क्रिएट फंक्शंस, इन विच यू कैन क्रिएट प्रोसीजर्स सेपरेटली। जैसे कि ऑरेकल में, PL/SQL में भी ऐसा होता है। आप फंक्शन भी बना सकते हो, आप प्रोसीजर भी बना सकते हो। सवाल यह है कि फंक्शन और प्रोसीजर में फर्क क्या है? फंक्शन और प्रोसीजर में फर्क ये होता है कि फंक्शन से चीजें लौटाई जा सकती हैं, मगर प्रोसीजर से चाह के भी कुछ नहीं लौटाया जा सकता। प्रोसीजर उस ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं जिससे कभी कुछ लौटाना ना हो, और फंक्शन उस ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं जिससे लौटाया जा सके। मगर सी में भले ही आप कुछ मत लौटाओ, फिर भी हम क्या बोलेंगे? उसको फंक्शन ही बोलेंगे, वॉइड फंक्शन बोलेंगे उसको। मगर दूसरी लैंग्वेजेस में जब कुछ ना लौटाना हो तो वहां वॉइड फंक्शन नहीं, उसको हम प्रोसीजर बोल रहे होते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है वाइवा में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ प्रोसीजर? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच मे रिटर्न अ वैल्यू। प्रोसीजर इन सी तो होता ही नहीं है, मगर कुछ लैंग्वेजेस में जहां होता है वहां क्या होता है? प्रोसीजर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच नेवर रिटर्न्स अ वैल्यू। मतलब हमारा फंक्शन सी वाला अगर कुछ ना लौटाए तो कह सकते हैं कि हाँ जी प्रोसीजर है, मगर अच्छी बात नहीं है। सी में प्रोसीजर शब्द ना यूज करें, सी में उसको वॉइड फंक्शन कह दें, एक ऐसा फंक्शन कह दें जिससे कुछ नहीं लौटाना। ठीक है, सो फिर हमें किस पे ध्यान देना है? हम ऐसे फंक्शन सीखेंगे जो कुछ लौटा रहे होंगे। तो अभी जल्दी शुरू हो जाएंगे, आने वाली स्लाइड्स पे आ जाएंगे। तो चलो एक आध स्लाइड और आगे जाते हैं, देखते हैं क्या है। अभी सवाल आ गया एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, सो I have a question here. My question is कि if I give you a problem, if I want you people to write down a book which has 500 pages in 1 hour, handwritten book I need. मैं क्या कह रहा हूं? मैं किसी एक स्टूडेंट को कहूं कि बेटा ये एक 500 के पेज की किताब है, इसको 1 घंटे में मुझे हैंडरिटन चाहिए। तो वो स्टूडेंट कहेगा सर कैसी बातें करते हो, मैं कोई रोबोट हूं? मैं 1 घंटे में ज्यादा 2 या 4 पेज लिख दूंगा सर, मैं 500 पेज की किताब हैंडरिटन कैसे दे दूं आपको? ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, आई कैन नॉट डू दिस थिंग। मगर एक दूसरा स्टूडेंट है मेरे पास जो थोड़ा स्मार्ट है, वो क्या करता है? कहता है अच्छा एक आदमी 4 पेज लिख सकता है, तो अगर मैं उस हिसाब से 100 बच्चे ढूंढ लूं या 125 बच्चे ढूंढ लूं तो सर ये काम हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, आपसे किताब ले लेता हूँ, इस किताब को अनबाइंड करूंगा, पेजेस अलग अलग कर लूंगा और अपने 125 फेसबुक वाले दोस्तों को बांट दूंगा और सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हैंड रिटन दे दो। तो क्या होगा? सब इंडिपेंडेंटली अपने अपने घर में 4 पेज लिखने के लिए काम मिला है, तो क्या होगा? फटाफट काम होगा कि नहीं होगा? 1 घंटे में 500 पेज की किताब हैंड रिटन आ सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन करा के इस काम को किया जा सकता है, कुछ गिफ्ट वगैरह दे देंगे, लुक कर देंगे इस काम को। ठीक है, थोड़ा बिना गिफ्ट के कोई नहीं करेगा, भगा देगा आपको। तो मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है कम से कम। तो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि एक तो किसी को बहुत बड़ा काम दे दिया जाए तो वैसे ही बेचारा डर के हथियार डाल देगा, वो कहेगा मेरे बस की नहीं है, 500 पेज लिखवा रहे हैं मुझसे 1 घंटे में, आई कैन नॉट डू दिस थिंग। HDFC का सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, मैं कहां से बना दूंगा 1 दिन में? तो वो भाग जाएगा, है ना। मगर अगर एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और एक एक टुकड़ा सबको दे दिया जाए तो क्या होता है? अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। पहला पॉइंट पढ़ लीजिए, टू हेल्प मेक दी प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल। तो इससे हमारे प्रोग्राम को समझने में आसानी हो जाती है।
ठीक है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े तोड़े ना, इसको मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। टू मॉड्यूलराइज द टास्क ऑफ अ प्रोग्राम, फंक्शंस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम। तो आप इसको मॉड्यूल्स में तोड़ते हो, जब आप बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हो तो हम कहते हैं आप छोटे छोटे फंक्शंस बना रहे हो। और इंग्लिश में एक और टर्म है जिसे कहते हैं मॉड्यूल, इसको मॉड्यूल भी कह सकते हैं। तो इसको ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहा जाता है कि बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ दो। फिर फंक्शंस का बेनिफिट क्या है? एक मॉड्यूल जो एक बार लिख दिया गया उसको बार बार यूज करते रहो। अब बताओ, प्रिंटएफ में जिसने भी प्रिंटएफ डिजाइन किया होगा, डेनिस रिची नहीं किया ऑफ कोर्स, तो प्रिंटएफ के अंदर आपको नहीं लगता कि कुछ लाइन ऑफ कोड जरूर होगा? एटलीस्ट 50-60 लाइंस या 100 लाइन का कोड प्रिंटएफ में हो सकता है। तो वो 100 लाइन का कोड जो प्रिंटएफ में है, उस 100 लाइन ऑफ कोड की अगर बात की जाए तो आप अपने प्रोग्राम में अगर ध्यान दो तो प्रिंटएफ को आपने कम से कम 4-4 5-5 बार यूज किया होगा कहीं ना कहीं। अगर प्रिंटएफ नहीं होता ना बेटा, तो वो 500 लाइन का कोड, मान लो प्रिंटएफ में 500 लाइंस ऑफ कोड हो, तो एक बार प्रिंटएफ कराने के लिए वो 500 लाइन का कोड लिखना पड़ता। फिर अगली चीज प्रिंट कराने के लिए फिर से 500 लाइन कॉपी पेस्ट करनी पड़ती, फिर अगली चीज प्रिंटिंग के लिए 500 लाइन कॉपी पेस्ट करनी पड़ती, कितना काम बढ़ जाता। मगर फंक्शंस की ब्यूटी क्या है? प्रिंटएफ की 500 लाइन एक बार लिख दी तो जब यूज करना हो तो सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है प्रिंटएफ, आपको 500 लाइनें कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती हैं। तो राइट अ मॉड्यूल वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स इज अ ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, while working on one function you can focus on just one part of the program। किसी बच्चे को बोला कि तुम सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिखो, तो उसको अपना सारा दिमाग, अपनी सारी कंसंट्रेशन सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। उसको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो कोई और बच्चा कर रहा है। तो फंक्शनल अप्रोच से क्या होता है, आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं किसी एक पीस ऑफ वर्क पे, और ये आसान होता है। पॉइंट नंबर 5, डिफरेंट पीपल कैन वर्क ऑन डिफरेंट फंक्शंस साइमल्टेनियसली लीडिंग टू फास्टर डेवलपमेंट। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। सब लोग अलग अलग फंक्शन पे काम कर रहे हैं और सब पैरेलल मोड पे कर रहे हैं अपने अपने घर में बैठ के, तो 500 काम पे 500 लोग 500 अलग ठिकानों पे बैठ के काम करेंगे, तो आपको नहीं लगता पैरेलल डेवलपमेंट से फास्टर डेवलपमेंट हो जाएगा? देखो, कुछ लोग इसमें ना कुछ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है। अब हिंदी भी नहीं समझ में आएगी, कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात कर रहा हूं, हिंदी में विरोधाभास कहते हैं इसको। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लोग कहते हैं टू मेनी कुक स्पॉइल द केक। भैया एक बड़े से काम को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के 500 लोगों में बांट दिया, अब सबको भैया लाइन में भी तो लाना होगा, कोऑर्डिनेट भी तो कराना होगा, अब तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो भाई हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं। ठीक है। मगर फिर भी एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो जल्दी चीज तैयार हो जाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होने चाहिए। किसी के घर में फंक्शन हो और 5 किचन से 5 अलग तरह की डिशेस बन के एक साथ आ जाए, तो 7 बजे बैठ के सब लोग डिनर कर लेंगे। और एक ही आदमी 5 चीज बनाएगा तो भाई समय लगेगा, फिर डिनर हो सकता है रात को 9 बजे ही मिले। ठीक है, ये वो वाली बात है, रियल लाइफ में कॉमन सेंस वाली बात है। पॉइंट नंबर 6 कहता है, if a function is needed in more than one place in a program or in different programs, you can write it once and use it many times। ये तो अभी बताया था आपको कि एक बार एक फंक्शन को बना दिया तो उसको जितनी मर्जी जगह पर जितनी मर्जी बार कॉल करिए और यूज कीजिए, उसकी लाइन ऑफ कोड बार बार नहीं लिखनी होती है। ठीक है। तो ये थे पॉइंट, 6 पॉइंट तो ये हो गए, और कुछ बचा नहीं है इसमें एडवांटेजेस के बारे में। फिर ये स्लाइड तो कहती है कि कुछ स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज में, जो हमें कंपाइलर इंस्टॉल करने पे साथ में फ्री मिल जाते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज का ही पार्ट होते हैं, और फंक्शंस जो है लाइब्रेरीज की फॉर्म में हमें दिए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ स्लाइड पे लिखे हैं, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। होता क्या है कि एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो ये उसे पॉजिटिव बना देगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ही छोड़ देगा। साइन थीटा, लॉग और पावर फंक्शन जो है, वो जो मैथ्स पढ़ के आए उन्हें मालूम है साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा सब ज्योमेट्री वाली चीजें हैं, और इतनी बेसिक तो तकरीबन सभी को पढ़ा दी जाती है मैथ्स। ठीक है, नाम तो सुने ही होंगे। सो दीज फंक्शंस विल रिटर्न अ वैल्यू। मतलब क्या है कि अगर आप साइन ऑफ एक्स पूछोगे तो कुछ वैल्यू रिटर्न करा देगा, आपको प्रिंट कराएगा। अब पावर ऑफ 3, और ये 4.5 तो पता नहीं क्या गलत लिख दिया, 4.5 नहीं 4 लिखना, ये टाइपिंग एरर है। तो पावर फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अगर मैं 3,4 लिखूंगा तो 3 की पावर 4 कर देगा।
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसी तरह से ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, आप ये स्क्वायर फंक्शन है SQR, ठीक है। ये क्या करेगा, वैल्यू को डबल कर देगा, R इंटू R करेगा। ये C में होता नहीं है, कुछ लैंग्वेजेस में होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पता नहीं किसी स्पेसिफिक कंपाइलर में शायद मिल जाए, मैंने तो नहीं देखा है इसको। हाँ, हमारे पास रादर पावर फंक्शन ही होता है, या हमारे पास होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो इट इज SQRT। तो कुछ फंक्शंस यहाँ पे जो दिखे हैं वो चेक कर लेना कि आपकी लैंग्वेज लाइब्रेरी में है या नहीं है। एनीवे, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं और इनकी हेडर फाइल्स के नाम साथ दिखाए गए हैं कि कौन सा फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में होता है। हेडर फाइल्स आपको पहले दिन से बताई हैं कि अप्रोप्रिएट हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना होता है, हैश इंक्लूड लिख के, तभी आप उस फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे stdio.h ली जाती है printf scanf के लिए, क्लियर स्क्रीन के लिए getc ये आपकी conio.h होती है, conio.h। मैथ्स फंक्शन के लिए math.h होती है। यहाँ सी मैथ लिखिए क्योंकि कुछ कंपाइलर्स, जो लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं, उसमें ये सी मैथ के नाम से ही मिलती है, और आजकल लेटेस्ट कंपाइलर्स में वो .h के नोटेशंस भी हट गए हैं। तो इस स्लाइड पे तो आपको ये बताया कि ये जो इधर आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, इसमें जो फंक्शंस हैं, दीज आर रेडीमेड फंक्शंस, और ये लाइब्रेरी में हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। टू लोअर टू अपर बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये किसी के नाम को छोटे अक्षरों में बदलना है, किसी के नाम को ऑल कैप्स बनाना है, तो उस काम के फंक्शंस हैं। तो बहरहाल प्री डिफाइंड फंक्शंस यही थे।